हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभ लक्ष्य। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से मिले साक्ष्यों के बारे में बात करेंगे, एविडेंस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एग्जाम में अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता से इसी टॉपिक पे सवाल बनते हैं, इसी टॉपिक से सवाल अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? तो पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति की साक्ष्य कहाँ से मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो इस प्रकार के कई सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। और इस तरह के सवालों में विद्यार्थियों को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे साइट्स हैं, बहुत सारे स्थान हैं और उनमें अलग अलग प्रकार के साक्ष्य, अलग अलग प्रकार के एविडेंस मिले हैं। तो इतने सारे चीजों को याद रखना मुश्किल होता है। किसी प्रकार से याद कर भी लिया जाए तो जब एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आते हैं तो वहां कंफ्यूजन होने लगता है कि कौन से साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से इन सभी साक्ष्यों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और आप विश्वास रखिए, जब आप इस ट्रिक को समझ लेंगे तो आपको इस टॉपिक में कमांड हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप इसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और जब एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे तो आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे, डील कर पाएंगे उन सवालों को। और एक बात, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड वीडियो को विस्तार से देखना चाहते हैं, आप विस्तार से सिंधु घाटी सभ्यता को समझना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, एंशिएंट हिस्ट्री का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप जाके सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तारित वीडियो को देख पाएंगे। उनमें आपको विस्तार से सिंधु घाटी सभ्यता को समझाया गया है। आप विस्तार से सिंधु घाटी सभ्यता को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। और साथ ही साथ आप उस प्लेलिस्ट में पूरे एंशिएंट हिस्ट्री क्लास को देख पाएंगे सीरियल वाइज। आपको सीरियल वाइज सारे क्लास की वीडियो मिल जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित। तो आप वहां जाके एंशिएंट हिस्ट्री के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से मिले साक्ष्य। इस सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, हम इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध साइट है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से हमें मिला है सबसे विशाल स्नानागार। स्नानागार कहने का मतलब बाथरूम, नहाने का स्थान, स्नानागार। सबसे विशाल अन्नागार। अन्नागार क्या होता है? तो जहां पे अनाज का भंडार किया जाता है उसको अन्नागार बोलते हैं। तो सबसे विशाल अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी ईंट मिला है। सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है। कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा मिला है। नर्तकी मतलब डांसर की मूर्ति मिला है, इसका कांसे का बना हुआ। कांसे का पैमाना मिला है। पैमाना कहने का मतलब मापने का चीज, जिससे किसी चीज को मापा जा सके, वो भी किसका? कांसे का। जिससे हम लोग मापने के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप घर वगैरह में देखते हैं चावल वगैरह नापने के लिए कुछ अलग एक रहता है बर्तन, जिससे चावल को मापा जाता है कि हाँ इतना चावल निकाला जाए तो इतने लोगों का खाना बन जाएगा। तो इसी प्रकार से पैमाना मापने के लिए यूज होता है। तो कांसे का कुछ बना होगा, कुछ बना हुआ होगा कांसे का, तो उसी को बोलते हैं पैमाना। मापने मतलब कांसे का बना हुआ कोई ऐसा चीज होगा जिससे किसी चीज को मापा जाता होगा, उसी को बोलते हैं कांसे का पैमाना। तो कांसे का पैमाना मिला है मोहनजोदड़ो से। और आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। तो इतने सारे साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। लेकिन अब सवाल बनता है कि इसे हम याद कैसे रखें। हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी चुनौती है ना, कि हम इसको याद कैसे रखें। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में एक नाम छिपा हुआ है, मोहन। मोहन। आपको सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी साइट्स मिले हैं, जितने भी स्थान, तो उनमें किसी में भी आपको किसी व्यक्ति का नाम से संबंधित आपको साइट्स नहीं मिलेगा। लेकिन मोहनजोदड़ो में एक नाम छिपा हुआ है, मोहन। मोहन, तो मोहन एक व्यक्ति है। और ये कैसा व्यक्ति है? तो ये एक अमीर व्यक्ति है। आप इसको मान लीजिए कि मोहन एक अमीर व्यक्ति है। अब अमीर व्यक्ति की खास बात क्या है? तो अमीर व्यक्ति के घर बड़े होते हैं। अमीर व्यक्ति जो होता है उसके पास सब चीज बड़ा बड़ा होता है। बड़े घर, बड़े बंगले, बड़े बड़े रूम, बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े किचन, बड़े बड़े बाथरूम, हर चीज बड़ा बड़ा होता है अमीर घर में। तो उसी प्रकार से मोहन एक अमीर व्यक्ति है। तो अमीर व्यक्ति है तो इसके पास हर चीज बड़े बड़े होंगे। तो सबसे विशाल स्नानागार मोहन के पास है, अमीर है। सबसे विशाल अन्नागार मोहन के पास है, मोहन एक अमीर व्यक्ति है। तो विशाल विशाल अन्नागार मिला, विशाल आपका स्नानागार भी मिला। अब सब चीज विशाल बना रहा है, तो विशाल विशाल बनाने के लिए उसको क्या छोटे छोटे ईंट चाहिए? बड़े बड़े ईंट चाहिए ना। बड़ा अन्नागार बनाया, बड़ा स्नानागार बनाया, तो इसके लिए क्या छोटे छोटे ईंट थोड़ी बनाएगा, बड़ा बड़ा ईंट चाहिए। तो सबसे बड़ी ईंट कहां से? मोहन के पास से मिले, क्योंकि मोहन सबसे बड़ी ईंटों से बनाया, स्नानागार बनाया और अन्नागार बनाया। सूती कपड़ों के साक्ष्य मोहन के पास। अब मोहन है, एक व्यक्ति है, तो मोहन को पहनने के लिए कुछ तो चाहिए। मोहन पहनेगा ना कपड़े, तो मोहन कपड़े पहनेगा। अब बात हो रहा है प्राचीन इतिहास को, तो उस समय तो जीन्स वगैरह मिलेगा नहीं, उस समय जीन्स थोड़ी था।
तो कैसे कपड़े पहनेगा, तो सूती कपड़े पहनेगा। मोहन सूती कपड़े पहनेगा, तो सूती कपड़ों का साक्ष्य मोहन के पास से ही मिला। कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा। अब मोहन अमीर व्यक्ति, तो अमीर व्यक्ति के एक और खास बात है कि अमीर जो व्यक्ति होता है उसके घरों में आपको सजावट के अलग अलग सामान मिलेंगे। डेकोरेशन बहुत अच्छा होता है उनके घरों में। अलग अलग प्रकार की मूर्तियां मिलेंगी, अलग अलग प्रकार के पेंटिंग्स मिलेंगे, मतलब अलग अलग चीजें मिलेंगी घर को सजाने के लिए। कोई कमी नहीं रहेगा, पूरी तरीके से सजावट होगा उनके घरों में। तो मोहन भी एक अमीर व्यक्ति है, तो ये भी सजावट का सामान रखा है। तो घर को किससे सजाया, कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा से। कांसे से बनी नर्तकी की प्रतिमा से मोहन अपने घर को सजाया है। कांसे का पैमाना भी मोहन के यहाँ से मिला है। मोहन के घर में नापने के लिए जो सामान यूज होता है वो कांसे का बना हुआ है। कांसे का पैमाना मोहन के पास से। अब मोहन अमीर है, तो अमीर व्यक्ति के दुश्मन भी बहुत होते हैं। सब उसको लूटने के फिराक में रहता है कि कब मौका मिले तो उसको मार दें, उससे उसका धन संपत्ति लूट लें। तो मोहन को लूटने के लिए जो आर्य लोग थे वे फिराक में थे कि बहुत अमीर व्यक्ति है मोहन, इसको लुढ़का के इसका माल पानी सब लूट लेते हैं। तो आर्यों का आक्रमण का साक्ष्य मोहन के पास से मिला। क्यों, तो आर्यों ने आक्रमण क्यों किया, मोहन एक अमीर व्यक्ति था, धन संपत्ति बहुत ज्यादा, इसलिए इस पर आक्रमण कर दिया लूटने के लिए इसको। तो इस प्रकार से मोहनजोदड़ो से संबंधित जितने भी आपके एविडेंस या साक्ष्य हैं सबको आप याद रख सकते हैं। मोहन एक अमीर व्यक्ति है, इससे बस इसको आप याद रख लिए तो आपको सभी साक्ष्य आसानी से याद हो जाएंगे, आप आराम से इसको रिलेट कर पाएंगे। ये तो हो गया मोहनजोदड़ो। अब आगे बात करते हैं, अगला है हड़प्पा। हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्तियां, तांबे का पैमाना आपको बता दिए, मापने की कोई सामान मापने, तांबे का बना हुआ मापने का कोई चीज है। कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, और सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान मिला है वह R37। तो हड़प्पा में जो कब्रिस्तान मिले हैं, तो वहां पे कब्रिस्तान का नाम होता था, जैसे R1 कब्रिस्तान, R2, R3, R4, R5, R10, R11, इस प्रकार से आपको नाम, मतलब उसका एक नंबर दिखता था कब्रिस्तान का। तो उसमें जो कब्रिस्तान था, उसमें जो R37 कब्रिस्तान था, ये R37 कब्रिस्तान ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान था। R37 कब्रिस्तान ये हड़प्पा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था, मतलब उस क्षेत्र का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था R37। अब हड़प्पा से इतने सारे साक्ष्य मिले हैं, इसको हम याद कैसे रखें। तो हड़प्पा में आपको एक वर्ड मिल रहा होगा हड़पना, किसी चीज को हड़पना, हड़प्पा किसी चीज को हड़पना। तो हड़प्पा के व्यक्तियों, हड़प्पा के जो लोग रहते थे, हड़प्पा के जो निवासी थे, उनके सामान को हड़प लिया जाता था लुटेरों के द्वारा। उनके सामान को हड़प लिया जाता था लुटेरों के द्वारा। इस तरीके से आप याद रखते थे, हड़पना मतलब हड़प लिया जाता था। तो अब उनके सामान को हड़प लिया जाता था, तो वो क्या करते थे, पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्तियों से अपने घर को सजाते थे। मोहन सजा रहा है कांसे का, हड़प्पा के लोग सजा रहे हैं पत्थर के। अगर ये कांसे का सजाएगा तो उसका कांसा का सामान है तो लूट के ले जाएगा लुटेरे लोग। पत्थर को कौन छुएगा, पत्थर को कोई लूट सकता है क्या, जाओ पत्थर का ले जाओ जिसको ले जाना। तो पत्थर का चीज रखता था, क्योंकि वहां लुटेरे लोग आते थे, लूट के ले जाते थे वहां के लोगों का सामान। इसलिए पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है हड़प्पा से। लेकिन कांसे का मिला मोहनजोदड़ो के पास, मोहन से, क्योंकि मोहन अमीर व्यक्ति था इसलिए कांसे का रखा था। लेकिन ये लोग का तो लूट जा रहा है सामान सारा, लुटेरे लूट के ले जा रहे हैं, लुटेरे इसको सब चीज लूट ले रहा है, तो इसलिए पत्थर का रखा है। तो पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति आपको हड़प्पा से मिला है। तांबे का पैमाना, हड़प्पा कुछ लोग तांबे का पैमाना का इस्तेमाल करते थे। तो तांबे का पैमाना इस्तेमाल करते थे, तो ये बात लुटेरे को पता चला कि अच्छा तांबा मिल रहा है वहां पे, लोग पास तांबा भी है। आया लुटेरे, मार काट किया, वो लोग को लूट के ले गया तांबा को मार काट करके लूट के ले गया। और जितने भी लोगों को मारा, लुटेरे लोग जितने भी लोगों को मारा, सबको कब्रिस्तान में जाके दफना दिया। तो कब्रिस्तान का साक्ष्य हड़प्पा से। तांबे का पैमाना यूज करता था कुछ लोग छुपा के, पता चला लुटेरों को, तो लुटेरों ने क्या किया, तांबा को छीनने के लिए, लूटने के लिए वे लोग आए, हमला किए, मारकाट किया और तांबा लेके चला गया। और मारकाट जितने भी लोग मर गए उसको कब्रिस्तान में ले जाके दफना दिया। तो कब्रिस्तान के साक्ष्य आपको हड़प्पा से मिले। तो इस प्रकार से आप हड़प्पा से रिलेटेड बातों को याद रख सकते हैं, हड़प्पा से रिलेटेड साक्ष्यों को भी आप याद रख सकते हैं कि हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब चलिए अब आगे बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा से मिले हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य, काली मिट्टी की चूड़ियां, कच्ची ईंटों के प्रमाण, ये सभी साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। इसको याद कैसे रखें, तो कालीबंगा में आपका एक वर्ड दिख रहा होगा काली, तो कालीबंगा को हम लोग याद रखेंगे काली मृदा से। काली मृदा, मृदा के टाइप के नाम आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितने भी स्थान सिंधु घाटी सभ्यता में, बस इसी मिलेगा काली मृदा, कालीबंगा में। तो इसको याद रखेंगे काली मृदा से। अब काली मृदा है तो जुते हुए खेत, अब काली मृदा में ही खेत जुतेंगे ना, काली मृदा की जो खेत है उसको जोते गए हैं, तो जुते हुए खेत के साथ कालीबंगा, क्योंकि काली मृदा उपजाऊ है, खेती होता है यहाँ पे, कपास की खेती, गन्ने की खेती, इस तरह खेती होती है, तो उसको जोतेंगे तभी तो जुते हुए खेत के साथ कालीबंगा यानी काली मृदा, तो कालीबंगा हो गया।
काली मिट्टी यानी काली मिट्टी की चूड़ियां, काली मृदा की चूड़ियां, तो काली मृदा से मिलेगी यानी कालीबंगा से, तो काली मिट्टी की चूड़ियां कालीबंगा। कच्ची ईंटों के परमाणु, अब जहां मृदा आ गया, काली मृदा यहाँ मृदा है, तो मृदा से ही बनता है ना ईंट, मृदा से ईंट बनता है, तो कच्ची ईंटों के परमाणु हमको कहां से मिलेंगे, मृदा वाले क्षेत्र यानी काली मृदा, तो यानी कालीबंगा से। तो अब इस प्रकार से इससे रिलेटेड साक्ष्यों को याद रख सकते हैं। जब आप क्वेश्चन कीजिएगा ना तो आपको ये सभी चीजें याद हो जाएंगी, आप ऑप्शन देखिएगा आपको दिमाग में घूमने लगेगा, आप आसानी से डील कर पाएंगे सारे सवालों को। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला स्थान सुरकोटदा। तो सुरकोटदा से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो सुरकोटदा से मिले हैं घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य और ऊंट के साक्ष्य सुरकोटदा से। अब इसको याद कैसे रखें, सुरकोटदा, सुरकोटदा मतलब सूरवीर, सुरकोटदा को सूरवीर से याद रखेंगे, सूरवीर। अब सूरवीर जो होता है, सूरवीर, वो लोग किसमें सफर करेंगे, वो लोग घोड़े की सवारी करते हैं, तेज भागने वाली चीज को पसंद है, तेज तेज। अब घोड़े जमीन में बहुत तेज भागते हैं, तेज भागने वाली चीज को पसंद है, सूरवीर लोग तेज भागना चाहते हैं। तो तेज कौन भागता है, घोड़ा, तो घोड़े सूरवीर इस्तेमाल करते हैं सवारी के रूप में, घोड़े का इस्तेमाल, तो घोड़े की अस्थियां सूरवीर यानी सुरकोटदा। अब रेगिस्तानी क्षेत्र जब चल जाएंगे सूरवीर लोग, तो वहां घोड़े तो फंस जाएंगे ना, रेगिस्तानी क्षेत्र में घोड़े दौड़ थोड़ी पाएंगे, बालू में तो उनके पैर धंस जाएंगे। तो अब रेगिस्तानी क्षेत्र में तेज कौन भागता है, ऊंट। रेगिस्तानी क्षेत्र में तेज कौन भागता है, ऊंट। तो ऊंट क्या करता है, तेज भागता है रेगिस्तान में। तो अब सूरवीर को तेज भागने वाली चीज पसंद है, तो वो जब जमीन में चलते हैं तो घोड़े की सवारी करते हैं, और जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में चलते थे ऊंट की सवारी करते हैं। तो सूरवीर ऊंट, ऊंट भी हो गया सूरवीरों के लिए यानी सुरकोटदा ऊंट के साक्ष्य। तो इस प्रकार से आप सुरकोटदा को भी याद रख सकते हैं, घोड़े के साक्ष्य और ऊंट के साक्ष्य। अब अगला स्थान है चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो से हमें क्या मिला है, तो बिल्ली के पैर के छाप वाली ईंट, मतलब चन्हुदड़ो से मिला है ऐसा ईंट जिसमें बिल्ली के पैर का छाप था। ऐसा ईंट कहां से प्राप्त हुआ है, चन्हुदड़ो से। अब इसको याद कैसे रखें, तो देखिए चन्हुदड़ो में आपको दिख रहा होगा चूहे जैसा, चन्हु चूहा मतलब चूहे जैसा साउंड दिख रहा है ना चन्हुदड़ो में, तो चूहा। अब चूहा और बिल्ली का रिलेशन तो आराम से लगा सकते हैं, जहां चूहा वहां बिल्ली, चूहा का तो पीछा करेगा बिल्ली, तो जहां चूहा मिलेगा वहां बिल्ली भी मिलेगा। तो चन्हुदड़ो में चूहा है, तो यहाँ मिल रहा है किसका साक्ष्य, बिल्ली के पैर वाली छाप की जो ईंट है उसका छाप। तो चूहा और बिल्ली, इनको आप रिलेट कर पाएंगे, चूहा और बिल्ली, जहां चूहा है वहां बिल्ली भी होगा ही होगा। तो चन्हुदड़ो भी हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट रोपड़, रोपड़ स्थान, यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है नवपाषाण, ताम्रपाषाण और सिंधु सभ्यता। तीनों समय का यहाँ पे आपको साक्ष्य मिलता है, तीनों सभ्यताओं का साक्ष्य मिलता है। नवपाषाण का भी साक्ष्य मिलता है, ताम्रपाषाण का भी साक्ष्य मिलता है, और सिंधु सभ्यता का भी साक्ष्य मिलता है रोपड़ से, रोपड़ से। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो रोपड़ को आप लिंक कर सकते हैं रोपड़ा, 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 क्या, रोपड़ा। अब स्टूडेंट को बोला गया कि सिंधु सभ्यता के जितने भी साक्ष्य इसको याद कर लेना बाबू, तो बोला ओके सर याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें सर, क्या बड़ी बात है। साथ में ये भी बोला गया कि बाबू सिंधु सभ्यता याद हो जाएगा ना, तो नवपाषाण ताम्रपाषाण दोनों से मिले साक्ष्यों को भी याद कर लेना, क्योंकि ये तीनों से सवाल एग्जाम में पूछ जाएंगे। अब स्टूडेंट रो पड़ा कि सर सिंधु घाटी सभ्यता तो समझ में आया सर, इसको पढ़ लेंगे, इसी को याद करना में इतना डिफिकल्ट हो रहा, आप और दो बढ़ा दे रहे हैं। तो वो रो पड़ा, वो ये सुनकर रो पड़ा कि इतना हमसे याद नहीं हो पाएगा, कमी लीजिए, कमी टेस्ट लीजिए, इतना याद नहीं हो पाएगा। वह रो पड़ा, ज्यादा उसको लोड पड़ गया, बर्डन ज्यादा हो गया उसको याद करने में, तो वह रो पड़ा। विद्यार्थी क्या हुआ, रो पड़ा। क्यों, क्योंकि इसको तीनों का पढ़ना पड़ रहा है, इसको तीनों का पढ़ना पड़ रहा है, सिंधु सभ्यता के अलावा और दो पढ़ने पड़ रहे हैं, तो इसलिए वह रो पड़ा। तो इस तरह से इसको लिंक कर सकते हैं, रोपड़ मतलब रो पड़ा। क्यों रोया होगा, तो तीनों पढ़ना पड़ा इसमें, तीनों सभ्यताओं का, इसलिए वो रो पड़ा, टंगा के वो रो पड़ा। तो रोपड़ के हमारा क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं बनवाली। बनवाली से क्या क्या साक्ष्य मिला है, बनवाली से मिला है मिट्टी के हल, अच्छी किस्म के जौ, सरसों, तिल और तांबे का वानाग्र। अब ये वानाग्र क्या होता है, तांबे का वानाग्र। तो आप तीर धनुष तो देखे होंगे, तीर धनुष बहुत सारे आप लोग देखे होंगे सीरियल वगैरह में, तीर धनुष रामायण देखेंगे तो वहां पे तो तीर धनुष मिलेगा, महाभारत देखेंगे वहां भी मिला हुआ। तो तीर धनुष में जो तीर होता है ना, ये आपका तीर हो गया। तो ये जो तीर का जो ये आगे वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पार्ट, तो ये तांबे, इसी को बोलता है वनाग्र, इसी को बोला जाता है वनाग्र। ये पोर्शन को, तीर का जो आगे वाला पोजीशन होता है, इसी को बोला जाता है वनाग्र। तो ये वनाग्र किस तरह का था, तांबे का। तांबे का वनाग्र मतलब तांबे का बना हुआ ये चीज का साक्ष्य मिला कहां से, बनवाली से। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं बनवाली। बनवाली कैसे याद रखें, तो जो हमारा बनवाली है उसको आप याद रख सकते हैं बागवानी से। बनवाली को समझ लीजिए बागवानी, बागवानी करना, बागवानी समझ रहे हैं, बाग बगीचे लगाना, बागवानी। तो बागवानी, अब बागवानी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा मिट्टी में। बागवानी करने के लिए मिट्टी में हल चलाना पड़ेगा। तो मिट्टी के हल कहां से मिले हैं, बनवाली से। बागवानी करने के लिए हल की आवश्यकता है,
और हल क्यों? तो मिट्टी की जुताई के लिए। तो बनवाली यानी बागवानी, बागवानी के लिए तो बनवाली हो गया। अब बागवानी किस चीज का कर रहा है? तो अच्छी किस्म के जौ, सरसों, तिल, इन सारी चीजों के फसलों की बागवानी कर रहा है। जौ का, सरसों का, तिल का, इन सभी चीजों का बागवानी हो रहा है। तो बागवानी से बनवाली हो गया। अब बागवानी कर रहा है, इतनी सारी चीजों को लगाया है, तब वहां पे उसको जानवरों से बचाना भी पड़ेगा ना। बाग को बागवानी किया तो उसको जानवरों से बचाना पड़ेगा। जब जंगली जानवर घुस जाएंगे तो सारा नष्ट कर देगा ना फसल। तो उसको बचाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो उस समय तो पिस्टल, बंदूक वगैरह था नहीं, तो उसमें तीर धनुष था, तीर धनुष का इस्तेमाल। तो तीर धनुष, तो वानाग्र किससे संबंधित है? तीर धनुष थे। वानाग्र किससे संबंधित है? तीर धनुष से। आपका ये वाला पोर्शन है वानाग्र। तो तीर धनुष का इस्तेमाल कहाँ होता था? तो जानवरों को भगाने में, मारने में, जब बाग में घुस जाते थे जानवर बागवानी के समय में। तो तांबे का वनाग्र कहाँ से मिला है? तो तांबे का वनाग्र का इस्तेमाल बागवानी में किया जाता था, उसको जानवर से बचाने के लिए। तो यानी बनवाली, बनवाली तांबे का वनाग्र। तो बनवाली को बागवानी से रिलेट करके इन सभी को याद रखते हैं। यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बनवाली भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो रंगपुर में मिला है चावल के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य आपको लोथल से भी मिला है। लोथल में भी आपको चावल के साक्ष्य मिला है। गेहूं की खेती का साक्ष्य मिला है। और मातृ देवी की मरण मूर्तियां यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, रंगपुर से प्राप्त नहीं हुआ है। जो क्रॉस किया हुआ है इसका मतलब है कि मातृ देवी की मरण मूर्तियां यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ रंगपुर से। और साथ ही साथ आलमगीरपुर, आलमगीरपुर और रंगपुर, आलमगीरपुर और रंगपुर, इन दो स्थानों से मातृ देवी की मरण मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है। बाकी जितने भी स्थान थे उनमें प्राप्त हुई है, उनमें प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के और भी स्थान और भी साइट से उनमें प्राप्त हुई है, लेकिन रंगपुर और आलमगीरपुर में प्राप्त नहीं हुई है मातृ देवी की मरण मूर्तियां। अब आपके दिमाग में होगा मरण मूर्तियां मतलब क्या सर? मरी हुई मूर्तियां। मूर्ति तो ऐसे भी निर्जीव होता है, तो इसमें मरण मूर्तियां कहने क्या मतलब? मरण का मतलब हो गया मिट्टी की मूर्तियां, मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां। इनके साक्ष्य आपको रंगपुर और आलमगीरपुर इन दो स्थानों से नहीं मिले हैं, बाकी और स्थानों से मिले हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें रंगपुर को? तो रंगपुर, रंगपुर, अब रंगपुर का नाम है रंगपुर। रंग, रंग मतलब हरा भरा क्षेत्र है, पूरा संपन्न क्षेत्र, इसलिए इसका नाम रखा गया रंगपुर। हरियाली ही हरियाली। यहाँ पे हरियाली क्यों है? तो चावल के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की खेती, चावल की खेती, गेहूं की खेती दोनों हो रहे हैं कहाँ पे? रंगपुर में। तो यहाँ हरियाली हरियाली है, तो हरा भरा क्षेत्र है पूरा, रंग एकदम हरियाली। हरियाली मतलब रंग का बात आ गया तो एकदम रंगपुर, इसीलिए इसका नाम हो गया रंगपुर, हरियाली हरियाली। अब ये क्षेत्र पूरा सुखी संपन्न क्षेत्र है, कृषि अच्छी होती है, सभी चीज यहाँ पे अच्छे है, सारे सुख सुविधा उपलब्ध है। तो अब यहाँ के लोगों को पूजा पाठ करने का जरूरत है क्या? कोई पूजा पाठ नहीं करता है। तो यहाँ पे मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, नेचर की, मूर्तियों की पूजा नहीं करते, इसलिए यहाँ से मूर्ति की प्रतिमा नहीं मिली। क्योंकि यहाँ के लोग सुखी संपन्न है, नेचर की पूजा करते हैं, मूर्ति वगैरह लोग को कोई मतलब नहीं है रंगपुर वाले लोगों को। बस ये याद करने की ट्रिक है। तो रंगपुर, रंगपुर मतलब हरा भरा क्षेत्र, नाम है रंगपुर। रंग जहां आ गया दिमाग में लगाइएगा कि हरे भरे क्षेत्र का बात हो रहा है, यानी यहाँ पे कृषि वाली क्षेत्र है, चावल और आपका गेहूं दोनों मिलेगा। और यहाँ पे देवी देवता कोई पूजा नहीं होता, मिट्टी का जो मूर्ति उसका कोई पूजा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब चीज सुखी संपन्न है, किसी को जरूरत ही नहीं पूजा करने का, सब प्रकृति का पूजा करते हैं। और इसमें एक बात और याद रख लीजिएगा कि जो आलमगीरपुर है उसमें भी आपका मिट्टी की जो मूर्ति है मातृ देवी की वो नहीं मिला है, और लोथल से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब चावल जो उत्पादन होगा कहाँ पे होगा? आसमान में थोड़ी होगा, थल में होगा। चावल का उत्पादन कहाँ होगा? थल में ना उगाएंगे, तो यहाँ पे थल है, तो लोथल में चावल के साक्ष्य मिले हैं। आप दिमाग में रख लीजिएगा, लोथल चावल के साक्ष्य मिले हैं। ओके, चलिए अब हो गया रंगपुर भी हो गया। अब बचा लास्ट लोथल। लोथल में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल में हमारे मिला है बंदरगाह के साक्ष्य, फारस, ईरान की मोहरें, मम्मी के फरमान, हाथी दांत का पैमाना। फारस, फारस को जब ईरान बोलते हैं तो ईरान की मोहरे, मोहरे जो मोहर होते हैं ना, मोहर वगैरह लगते हैं, तो फारस और ईरान के मोहरे मिले हैं। मम्मी के फरमान, अब मम्मी क्या होता है? मम्मी आप जानते होंगे ये मिस्र की सभ्यता है। मिस्र में क्या होता है कि जो मर जाते हैं, लाश जो होता है उसको एकदम पट्टी वगैरह बांध के उसको एकदम बढ़िया से उसको रखा जाता है, तो वही होता है मम्मी। पट्टी वगैरह लगा हुआ देखे होंगे आप, पट्टी वगैरह बना दिया जाता है, तो मम्मी, मम्मी। और हाथी दांत का पैमाना, पैमाना आपको बता दिए थे, मापने वाली कोई चीज, तो ये हाथी दांत का बना हुआ था, तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। अब हम इसको याद कैसे रखें? लोथल, लोथल में थल है, ऐसे जगह थल, समुद्र, समुद्र के आसपास के थल जहां मिल जाएंगे वहीं बंदरगाह बनेगा। समुद्र के आसपास के थल में ही बंदरगाह आपको मिलेंगे। तो लोथल में क्या है? बंदरगाह है। समुद्र के आसपास वाले थल में बंदरगाह मिलेंगे, लोथल में थल है तो बंदरगाह। तो लोथल में आपको मिल गया बंदरगाह। अब बंदरगाह से ही सबको याद रखेंगे लोथल, क्योंकि लोथल में बंदरगाह है। अब बंदरगाह है तो बंदरगाह होने से क्या क्या फायदा है लोथल को? बंदरगाह होने से क्या क्या फायदा है?
तो लोथल में अलग अलग क्षेत्रों के लोग आएंगे, विदेशों से लोग आएंगे। तो विदेशों से लोग आएंगे तो फारस ईरान की मोहर है। अब ये विदेशी लोग हैं तो इसके मोहरे जहां बंदरगाह होगा वहीं तो आएंगे। फारस ईरान के लोग जहां बंदरगाह होगा वहीं तो आएंगे। तो फारस ईरान के लोग कहाँ आएंगे? लोथल। अब यहाँ आएंगे तो उनके जो मोहरे हैं उसके साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? लोथल से मिलेंगे। लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो उसके साक्ष्य भी कहाँ से मिलेंगे? लोथल से। मोहर कहाँ से मिलेंगे? लोथल से मिलेंगे। तो आपका फारस ईरान के मोहरे लोथल। अब मम्मी के प्रमाण, मम्मी कहाँ की सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। अब मिस्र के लोग कहाँ आएंगे? जहां बंदरगाह होगा ना। बंदरगाह कहाँ है? लोथल में। तो लोथल में आएंगे मिस्र के लोग। अब मिस्र के लोग आएंगे तो वहां रहेंगे लोथल वाले क्षेत्र में, तो वहां की सभ्यता, उसकी भी सभ्यता का कुछ प्रभाव लोथल में पड़ेगा। तो इसलिए मम्मी के प्रमाण लोथल से मिला है। ये भी याद हो गया, मम्मी के प्रमाण लोथल से। क्यों? तो मिस्र की सभ्यता, मिस्र अरे बाहर विदेशी लोग हैं, लोग बंदरगाह वाले क्षेत्र में जाएंगे ना, बंदरगाह लोथल में है तो हो गया काम खत्म। उसके बाद हाथी दांत। अब लोथल बंदरगाह है लोथल में, तो बंदरगाह में बाहर से सामान आएंगे ना। अब भारी भरकम सामान आएगा बाहर से बंदरगाह में, विदेशों से सामान आएगा। तो बंदरगाह में सामान आएगा तो उसको ले जाने के लिए, उसको ढोने के लिए कुछ तो चाहिए। अब उस समय तो उतना टेक्नोलॉजी था नहीं कि गाड़ी वगैरह मिलेगा, कि बड़ा बड़ा गाड़ी वगैरह लगा दिए हैं, बड़ा बड़ा औजार का इस्तेमाल करके हम उसको ले जा रहे हैं, वैसा तो नहीं है। उसमें टेक्नोलॉजी उतना डेवलपमेंट नहीं था, तो फिर कैसे किया जाएगा? तो उसमें जानवरों का इस्तेमाल होता था सामान को ले जाने के लिए। अब भारी भरकम सामान है तो उसके लिए भारी भरकम जानवर भी तो चाहिए, ताकतवर हैवी जानवर। कौन ढो सकता है? तो हाथी। हाथी से ताकतवर कोई है क्या सामान ढोने के लिए? नहीं, तो हाथी। तो हाथी ढोएगा, तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला, क्योंकि लोथल बंदरगाह है, यहाँ पे सामान ढोने वाला चाहिए जानवर, हैवी जानवर, भारी भरकम हाथी है, तो यानी हाथी दांत का पैमाना। जहाँ पे हाथी मिलेगा वहीं तो हाथी दांत मिलेगा ना, तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के सभी साक्ष्यों के बारे में पढ़ लिया। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वे भी हमारे वीडियो को देख पाएं और सीख पाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।